जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आप सभी का अपने एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि मैं आज आपके सामने हिस्ट्री की सेकंड क्लास लेकर उपलब्ध हुआ हूं और कल हमने एक हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास शूट की थी। ठीक है, आई होप कि आप सभी ने वो अच्छे से देख ली होगी। तो फर्स्ट क्लास में हमने जो सबसे पहले टॉपिक्स उठाए थे वे थे इतिहास का विभाजन। ठीक है, यानी कि बच्चों को इतिहास के विभाजन में बहुत डाउट होता है, लेकिन मैंने कल की क्लास में एकदम क्लियर कर दिया है कि इतिहास के विभाजन से जो भी डाउट बच्चे के मन में उठते हैं वो एकदम बेसिकली क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आज हमारी दूसरी क्लास है, इस जीएस स्पेशल बैच में दूसरी क्लास है। तो दूसरी क्लास में जो हमने दूसरा टॉपिक उठाया है, तो सेकंड टॉपिक हमने उठाया है इतिहास के स्रोत। ठीक है, यानी कि देखो सबसे पहले जो हमने टॉपिक उठाया था वो था इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन, ठीक है। और जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत, ठीक है। देखो यानी कि मैं सेकंड क्लास में आपको थ्योरिकल भी करवा सकता था, बट मैंने थ्योरिकल ना करवाते हुए पहले जो मोस्टली कुछ पॉइंट है, यानी कि जब मैं तैयारी कर रहा था या मैं भी तैयारी कर रहा हूं, तो जो डाउट मुझे या मेरे मन में आए तो सबसे पहले मैंने वही अच्छा माना कि सबसे पहले कि अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसके मन में भी शायद ये ऐसे डाउट हो, तो सबसे पहले मैं इन्हीं डाउटों को क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले मैंने जो डाउट क्लियर किया था वो किया था इतिहास का विभाजन का। ठीक है, और आज जो डाउट क्लियर करेंगे वो करेंगे इतिहास के स्रोत से। ठीक है, यानी कि स्रोत से क्या मतलब है? स्रोत से यानी कि स्रोत का अर्थ है कि हमें इतिहास की जानकारी किन किन चीजों से प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि किन किन चीजों से इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इतिहास के स्रोत यानी कि इतिहास की जानकारी हमें किन किन चीजों से प्राप्त होती है। तो इतिहास के स्रोत को इतिहासकारों ने 3 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला जो भाग है वो है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। उसके बाद जो इतिहासकारों ने सेकंड पार्ट में डिवाइड किया है वो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, और जो तीसरा पार्ट है इसका वो है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण, ठीक है। यानी कि जो भारतीय इतिहासकार हुए हैं उन्होंने भारतीय इतिहास के स्रोत को 3 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, पहला जो भाग है वो है पुरातात्विक स्रोत, सेकंड जो भाग है वो है हमारा साहित्यिक स्रोत, और जो थर्ड भाग है वो है विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें अपने इतिहास की जानकारी उपलब्ध होती है तो वो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर उपलब्ध होती है। ठीक है, और इतिहासकारों ने पुरातात्विक साक्ष्यों को भी कई भागों में डिवाइड किया है, यानी कि इसमें भी कई टॉपिक हैं, जैसे कि अभिलेख हैं, स्मारक हैं, सिक्के हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो उनके बेस पर, यानी कि जैसे सिक्के हैं तो सिक्के के बेस पर भी हमें अपने इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, यानी आई होप कि ये क्लियर हो गया कि इतिहास के स्रोत को इतिहासकारों ने 3 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, और तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। क्लियर? अब हम टॉपिक उठाते हैं पुरातात्विक स्रोत, यानी कि जो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से पॉइंट होने वाले हैं। क्लियर? तो अब हम पॉइंट उठाते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो इतिहासकारों ने पुरातात्विक स्रोत में भी कई पॉइंट बताए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यानी कि पुरातात्विक स्रोत के बेस पर हमें किन किन चीजों से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अवशेष। क्लियर? यानी कि कुछ ऐसे अवशेष मिले हमें जिनके बेस पर हमें अपने प्राचीन समय की जानकारी प्राप्त हुई, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सर्वाधिक मानव कंकाल तंत्र और जानवरों के कंकाल तंत्र हमें प्राप्त हुए, जिनके बेस पर हमें अपने प्राचीन समय की जानकारी प्राप्त हुई। क्लियर? सेकंड पॉइंट इसमें आता है स्मारक। स्मारक यानी स्मारक से आश्रय है, जैसे कि पुराने समय में जो इमारतें या बिल्डिंग्स बनी हैं और जो आज के जमाने में भी हैं, तो
उनके बेस पर हमें पता चलता है कि पुराने समय की जानकारी या पुराने समय में ऐसे ऐसे कलाकार थे या ऐसे वास्तुकार थे जिन्होंने एक ऐसी भव्य मंदिर या भव्य महलों का निर्माण किया, जैसे कि दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल और फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो प्राचीन समय में भी बहुत अच्छी और विशालकाय इकाई में उपलब्ध है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो तीसरा पॉइंट बताया गया है वो है सिक्के। ठीक है, यानी देखो प्राचीन समय में कुछ सिक्के जारी हुए। एक गुप्तकालीन शासक थे समुद्रगुप्त, ठीक है, तो उन्होंने अपने शासन में सिक्के जारी करवाए। ठीक है, तो जिनके बेस पे हमें अपने प्राचीन समय की या पूरे इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और जब समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में सिक्के जारी करवाए तो उन्होंने एक साइड में सिक्के की अपना नाम, ठीक है, यानी कि संस्कृत में अपना नाम समुद्रगुप्त, और दूसरी साइड में यानी सिक्के की दूसरी साइड में वीणा वादन करते हुए एक फोटो अंकित करवाया। क्लियर। तो अब जब इतिहासकारों ने उन सिक्कों को देखा, उनकी जांच पड़ताल की, तो उन्होंने यह अनुमान लगाया कि जो समुद्रगुप्त था वो वीणा वादन को बहुत प्रेम करता था या वीणा वादन बहुत अच्छे से यूज करता था। वीणा वादन क्या है? तो वीणा वादन एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट ये कि इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि पुराने समय में वीणा वादन का प्रयोग किया जाता था, और जो वीणा वादन वाद्य यंत्र है वो प्राचीन समय से प्रचलित है और लोगों को बहुत प्रिय है। तो इसलिए समुद्रगुप्त ने एक साइड में सिक्के के वीणा वादन करते हुए अंकित यानी कि उसकी फोटो या मोहर छपवाई। क्लियर। यानी सिक्कों के बेस पे भी हमें अपने इतिहास की जानकारी मिलती है, और स्मारक के बेस पे भी हमें अपने इतिहास की जानकारी मिलती है, और अवशेषों के बेस पर भी हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर। अब फोर्थ पॉइंट कौन सा आता है? वो आता है अभिलेख। ठीक है, अभिलेख यानी कि अभिलेख के बेस पर भी हमें अपने इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। देखो भारत में सबसे पहले यानी कि भारत में सबसे प्राचीन जो अभिलेख पाए गए हैं वो अशोक सम्राट के पाए गए हैं। क्लियर। देखो अब क्वेश्चन यहां से बनता, क्वेश्चन अभी हाल ही में एक एग्जाम्स हुआ था तो उसमें क्वेश्चन था नॉर्मली कि भारतीय इतिहास में सबसे पुराने अभिलेख किस शासक के पाए गए हैं? बताओ किस शासक के पाए गए? तो वो सम्राट अशोक के पाए गए हैं। ठीक है, सम्राट अशोक के भारत में सबसे पुराने अभिलेख पाए गए हैं। अब यहाँ एक पॉइंट और क्लियर होता है, पॉइंट ये क्लियर होता है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा या किस व्यक्ति ने उनको स्टडी किया। उससे भी एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा या किसके द्वारा पढ़ा गया। ठीक है, तो इसके आंसर में आते हैं जेम्स प्रिंसिप। ठीक है, उन्होंने 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा और बहुत अच्छी तरीके से समझा। क्लियर। यानी कि हमें अपने अभिलेख के बेस पर भी अपने इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आई होप कि ये पुरातात्विक स्रोत क्लियर हो गए। अब इसमें एक पॉइंट और रह गया, एक पॉइंट लास्ट पॉइंट है मूर्तियां। यानी मूर्तियों के बेस पर भी हमें अपने इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अवशेष, स्मारक, सिक्के, अभिलेख और मूर्तियां। ठीक है, अब मूर्तियां यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से जैसे कि नटराज की मूर्ति, पशुपति महादेव की मूर्ति और नृत्य करती मूर्ति हमें प्राप्त हुई हैं, और काफी सारी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जिनके बेस पर हमें यह जानकारी मिलती है कि शायद पहले मूर्तियां बनाई जाती थी और पुराने समय में जो मूर्तियों का निर्माण हुआ करता था वो लुप्त मोम विधि द्वारा हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अब वो विधि प्रचलित नहीं है। क्लियर। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो हमारा दूसरा पॉइंट है साहित्यिक स्रोत। ठीक है, यानी इतिहासकारों ने सबसे पहले इतिहास के स्रोत को 3 भागों में विभाजित किया: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत में कुछ पॉइंट आते हैं जैसे कि अवशेष, स्मारक, सिक्के, अभिलेख, मूर्तियां। आई होप कि ये आपको समझ आ गए होंगे। मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि अवशेष क्या होते हैं, और सबसे ज्यादा अवशेष हमें कहां से प्राप्त हुए? आईवीसी से, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से। उसके बाद स्मारक यानी कि जो पुरानी बिल्डिंग है या पुरानी इमारत या पुराने महल थे। ठीक है, उसके बाद अभिलेख, बहुत सारे अभिलेख भारत में उपलब्ध हैं और सबसे पुराने जो अभिलेख उपलब्ध हुए हैं वो अशोक के हुए हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है मूर्तियां, यानी कि मूर्तियों के बेस पर भी हमें पता चलता है अपने इतिहास के बारे में कि हमारी इतिहास की क्या रूपरेखा थी। ठीक है,
अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा साहित्यिक स्रोत। ठीक है, अब हमें साहित्यिक स्रोत के बेस पर अपने इतिहास की जानकारी प्राप्त करनी है और वो किस किस भागों में प्राप्त हुई है। क्लियर? तो इतिहासकारों ने साहित्यिक स्रोत को भी दो भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, अब वे दो भाग कौन कौन से हैं देखो। पहला भाग है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य, ठीक है, और दूसरा भाग है गैर धार्मिक साहित्य। गैर धार्मिक साहित्य यानी देखो, अब धार्मिक साहित्य के अंतर्गत यानी कि ऐसी धार्मिक चीज कौन सी चीज पढ़े हम, यानी कि कौन सी धार्मिक चीज पढ़े जिससे हमें अपने इतिहास की जानकारी प्राप्त हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है रामायण। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें आता है रामायण। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है महाभारत। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है वेद। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है उपनिषद। ठीक है, फिर आते हैं पुराण। इन सब के अध्ययन से हमें अपने प्राचीन इतिहास की या प्राचीन समय की जानकारी प्राप्त होती है और इन्हीं को धार्मिक साहित्य कहा जाता है, जैसे कि रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, आरण्यक। ठीक है, और गैर धार्मिक साहित्य के अंतर्गत किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आप या मैं किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि रामायण का, महाभारत का, वेद, उपनिषद और पुराण। ठीक है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि रामायण कब लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई, महाभारत किस समय लिखी गई या किस काल में लिखी गई और किसके द्वारा रचित है, और वेद, उपनिषद, पुराण, इन सबको हम डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट ये सिर्फ इंफॉर्मेशन क्लास है, यानी कि आपके जो डाउट है इतिहास के विभाजन को लेकर और दूसरा इतिहास के स्रोत को लेकर, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं गैर धार्मिक साहित्य पर। देखो, गैर धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगर हमें गैर धार्मिक साहित्य के बेस पर अपने प्राचीन समय की या अपने भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करनी है तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र, उसके बाद मुद्रा राक्षस, उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, और बहुत सारी बुकें हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र हमारे चाणक्य जी ने लिखा है। चाणक्य एक बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है, और मुद्रा राक्षस, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा रचित है, यानी कि जो पुस्तकें किसी एक महान व्यक्ति द्वारा लिखी गई हैं उनको गैर धार्मिक साहित्य में रखा गया है, और जो एक धार्मिक रिलीजन से जुड़ी हुई हैं उनको हम धार्मिक साहित्य में रखा गया है। ठीक है, जैसे कि रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद और पुराण। और गैर धार्मिक साहित्य में जैसे कि अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, यानी कि अब देखो दूसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत क्लियर हो गए थे, साहित्यिक स्रोत भी क्लियर हो गया। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, यानी विदेशी यात्रियों के विवरण में हमें किसका अध्ययन करना पड़ेगा, जिसके बेस पर हमें अपने भारत की जानकारी प्राप्त हो। क्लियर? आई होप कि आपको दो पॉइंट एकदम क्लियर हो गए। ठीक है, चलो अब तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। विदेशी यात्रियों का विवरण। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, तो हमने दो पॉइंट क्लियर कर लिए अपने, अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा है विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, तो देखो विदेशी यात्रियों के विवरण में सबसे पहले एक व्यक्ति भारत आया, फाहियान। ठीक है, फाहियान व्यक्ति जब भारत आया तो यह भारत में 16 वर्ष तक रहा। ठीक है, यानी कि समथिंग 16 वर्ष या 15 वर्ष तक, और इसने भारत की शासन व्यवस्था,
सामाजिक पद्धति, सब कुछ को जाना। और उसके बाद अपने जब ये विदेश लौटा यानी कि अपने देश में गया तो वहां पर जाकर उसने भारत का बहुत बखान किया और बहुत तारीफों के पुल बांधे। और जो इसके विदेशी व्यक्ति थे उन्होंने इसकी चर्चाएं सुनकर भारत में आना जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने जो अपनी पुस्तकें लिखी हैं उनके बेस पर हमें अपने इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है हेनसांग। हेनसांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में यानी कि पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, हेनसांग एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने भारत में अपने 16 वर्ष दिए और नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, यानी कि अब ये मान लो कि जो हेनसांग थे ये एक विदेशी व्यक्ति थे और जब भारत में आए, भारत का जो सामाजिक पद्धति थी और शासन व्यवस्था थी उसको देखकर इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की और 16 वर्ष तक भारत में रहे। फिर इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सी यू की। ये पुस्तक बहुत एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम्स में आ चुकी है कि सी यू की पुस्तक के लेखक कौन है, हेनसांग। ठीक है, यानी देखो जो विदेशी व्यक्ति आए हैं उन्होंने भारत का बहुत बखान किया है, बहुत तारीफें की हैं। ठीक है, जिसके बेस पर हमें अपने इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और बहुत सारे व्यक्ति आए हैं यानी कि विदेशी यात्रियों का विवरण, जो जैसे कि फाहियान भारत आया, हेनसांग भारत आया, इब्न बतूता भारत आया। ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति हैं ऐसे, तो उनके ऊपर एक अलग से क्लिप बनाएंगे यानी कि एक भी डाउट छोड़ेंगे नहीं, सारे के सारे डाउट क्लियर करने हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि भाई फाहियान व्यक्ति भारत आए थे, कब भारत में आए, ठीक है, इन्होंने क्या क्या किए, क्या क्या भारत से इन्होंने सीखा। ठीक है, उसके बाद जैसे हेनसांग है, हेनसांग भारत कब आए थे, ठीक है, इन्होंने भारत से क्या क्या सीखा और क्या क्या भारत की पद्धति अपने देश में लेकर गए। क्लियर। उसके बाद इब्न बतूता भारत आया मोरक्को से। ठीक है, ऐसे बहुत सारे विदेशी यात्री भारत आए। यानी कि अब मैंने तीनों पॉइंट क्लियर कर दिए, विदेशी यात्रियों का विवरण भी। ठीक है, यानी कि जैसे फाहियान है, हेनसांग है, सीयू की एक पुस्तक है। ठीक है, बुक ये हेनसांग द्वारा लिखी गई है। क्लियर। अब देखो, अब हमें तीसरा पॉइंट क्या उठाना है। हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गए, पहला इतिहास का विभाजन, दूसरा इतिहास के स्रोत। ठीक है, अब हम तीसरा पॉइंट उठाते हैं जो हम आगे स्टडी करेंगे, यानी प्राचीन भारत का सिलेबस। ठीक है, या प्राचीन भारत का पाठ्यक्रम। देखो 2 पॉइंट हमारे एकदम बेसिकली क्लियर हो गए। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी समझ में नहीं आए, ठीक है, तो मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा आपको। ठीक है, जो एक डिजिटल मोड में होगी, यानी कि एक हैंड रिटन ना होने के बावजूद, ठीक है, डिजिटल टाइप में होगी और उसको पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, ये आ जाएंगे। पहला पॉइंट हमारा हो गया इतिहास का विभाजन, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा इतिहास के स्रोत, तीसरा पॉइंट हमारा होगा प्राचीन भारत का सिलेबस। ठीक है, या पाठ्यक्रम। प्राचीन भारत का पाठ्यक्रम, यानी कि हम आगे वीडियोस में किन किन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे या कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो प्राचीन भारत का पाठ्यक्रम। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो हम पॉइंट उठाएंगे, वो सबसे पहले पॉइंट उठाएंगे प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से लिखता हूं। ठीक है, पूरा सिलेबस आ जाएगा इसमें प्राचीन भारत में। ठीक है, यानी प्राचीन भारत में किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है या किन किन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। ठीक है, प्राचीन काल पाठ्यक्रम। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट आएगा इसमें वो आएगा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, और प्रागैतिहासिक काल में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल,
और दूसरा पॉइंट करेंगे नवपाषाण काल, नहीं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल और तीसरा करेंगे नवपाषाण काल। ठीक है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल में हमें 3 पॉइंट क्लियर करने हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इनको थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे। मेरे भाई अगर मेरी आवाज में या बोलने में कोई मिस्टेक हो रही हो तो भाई उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि मैंने कल भी बताया था और मैं आज भी बता रहा हूं कि ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कैमरे के सामने। बट जो ऑफलाइन में वो काफी समय से पढ़ा रहे हैं, बट कैमरे के सामने हमारा फर्स्ट रिएक्शन और फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो भाई अगर कुछ गलतियां या खामियां हो रही हैं तो उन्हें नजरअंदाज कीजिए, और जो टॉपिक्स बता रहा हूं या जो समझा रहा हूं तो उस पर गौर कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण काल और दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल को स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा पॉइंट उठाते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब आद्य ऐतिहासिक काल में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, क्लियर? तो पहला टॉपिक जो हम इसमें कवर करेंगे वो करेंगे आईवीसी, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसकी शॉर्ट फॉर्म है आईवीसी, हिंदी में इसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, यानी कि देखो मैंने कल भी बताया था कि एग्जाम्स की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। देखो सिंधु घाटी की सभ्यता से बहुत से एग्जाम्स में और बहुत से क्वेश्चन आ गए हैं, और अभी भी हाल ही में क्वेश्चन मालूम किया गया था। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, अभी हाल ही में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है, कल डिस्कस किया था। और एग्जाम्स ने यानी कि एसएससी जीडी के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आया था कि सिंधु घाटी का या इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या कालक्रम है। ठीक है, आई होप कि आपको पता हो या समझ आया हो कल। तो बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या था। वो था 2500 बीसी से 1750 बीसी। एक सॉरी भाई, मैंने कल आपको बताया था कि मैं आपको बीसी बताऊंगा, बीसी या एडी का मतलब बताऊंगा, बट मैं कल क्लियर नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं जरूर क्लियर करूंगा कि बीसी या इसको हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, और एडी को हिंदी में बोलते हैं ईसवी। ठीक है, आज मैं ये जरूर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कि बीसी क्या होता है और एडी क्या होता है, यानी कि ईसा पूर्व क्या है और ईसवी क्या होता है। क्लियर? तो हम सबसे पहले आद्य ऐतिहासिक काल में जो क्लियर करेंगे वो करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, और जो हम इसमें दूसरा पॉइंट क्लियर करेंगे वो करेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता। ये भी मैंने आपको बताई थी कि वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने 2 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, कौन कौन से? एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा पॉइंट जो क्लियर करेंगे वो करेंगे आर्यों का आगमन। आर्यों का आगमन। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हुए पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, उसके बाद पढ़ेंगे आर्यों का आगमन। क्लियर? उसके बाद हम पढ़ेंगे ऋग्वेद काल। ऋग्वेद काल। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे 3 वेद। ठीक है, और 3 वेद कौन कौन से? सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, और प्लस अथर्ववेद। ठीक है, और इसके बाद जो हम टॉपिक पकड़ेंगे वो पकड़ेंगे ब्राह्मण। ठीक है, उसके बाद आरण्यक और इसके आगे उपनिषद। ठीक है, ये सारे टॉपिक हम आद्य ऐतिहासिक काल में कवर करेंगे, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, आर्यों का आगमन, ऋग्वेद काल और 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और रामायण,
प्लस महाभारत। ठीक है, ये टॉपिक हम आधे ऐतिहासिक काल में कवर करेंगे। ठीक है, यानी हमारे पढ़ाने का पाठ्यक्रम और प्राचीन काल का पाठ्यक्रम यही है कि सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण डिस्कस करेंगे, उसके बाद में मध्य पाषाण काल और उसके बाद में नवपाषाण काल। ठीक है, फिर हम सेकंड चलेंगे आधे ऐतिहासिक काल पे। ठीक है, आधे ऐतिहासिक काल में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता और आर्यों का आगमन, यानी कि भारत में आर्य कब एंटर हुए और कहां से एंटर हुए। ठीक है, उसके बाद आर्यों ने भारत में कौन सी पद्धति अपनाई और किस समाज को ज्यादा मान्यता देते थे, जैसे कि मातृ सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक। क्लियर? तो सब ये छोटे छोटे पॉइंट है, हम बहुत बेसिकली नॉलेज के साथ डिस्कस करेंगे जब हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम ऐतिहासिक काल पर। ठीक है, यानी ऐतिहासिक काल में हम किन किन चीजों का डिस्कस करेंगे। ऐतिहासिक काल, ठीक है, यानी ऐतिहासिक काल में हम कौन कौन सा टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो हम कवर करेंगे वो ऐतिहासिक काल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध धर्म कब से उभरा और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ठीक है, और बौद्ध धर्म में किन किन चीजों को मान्यता दी जाती थी और किन किन चीजों को मान्यता नहीं दी जाती थी। क्लियर? ये सारे पॉइंट क्लियर करेंगे हम। इसके बाद हमें पॉइंट पकड़ना है जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म, यानी जैन धर्म कब भारत में उभरा, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। क्लियर? उसके बाद जैन धर्म में किसे मान्यता दी जाती थी या किन किन चीजों को मान्यता दी जाती थी। ठीक है, या जैन धर्म की क्या स्थिति थी उस समय। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे भारत में 16 महाजनपद। ठीक है, पहले प्राचीन समय में भारत में 16 महाजनपद थे। ठीक है, तो इनमें से एक एक जनपद को हम कवर करेंगे बहुत बेसिक और एडवांस नॉलेज के साथ। ठीक है, तो 16 महाजनपद पढ़ेंगे, यानी कि इसमें एक महाजनपद हुआ मगध साम्राज्य। ठीक है, सबसे शक्तिशाली, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है। ठीक है, वो है मगध साम्राज्य, उसे हम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे, तो इसके बाद हम जो टॉपिक कवर करेंगे, यानी 16 महाजनपद के बाद जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे हर्यंक वंश। ठीक है, हर्यंक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, यानी कि भारत में कौन कौन से वंश उभरे। ठीक है, और इनमें किन किन शासकों ने शासक किया और उन शासकों ने अपनी सामाजिक पद्धति में क्या बदलाव किए और अपनी राजनीतिक पद्धति में क्या बदलाव किए, उन सबको बहुत बेसिक नॉलेज के साथ कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य वंश, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल, और उसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्त काल, गुप्त काल, और उसके बाद हम पढ़ेंगे विविध या राजवंशों का उदय। ठीक है, हम ये टॉपिक कवर करेंगे ऐतिहासिक काल में, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, 16 महाजनपद, या फिर इसमें एक कुछ पॉइंट और जोड़ देते हैं जैसे कि शैव धर्म प्लस इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म। ठीक है, उसके बाद 16 महाजनपद, उसके बाद हर्यंक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, और उसके बाद मौर्योत्तर काल, और इसके बाद हम कवर करेंगे गुप्त काल, और गुप्त काल को ही भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, यानी देखो भारत में दो टाइम पीरियड को सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है। ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहला है गुप्त काल। ठीक है,
भारत में सबसे ज्यादा जो विकास हुआ है वो गुप्त काल में हुआ है, और सेकंड टाइम जो सबसे ज्यादा विकास हुआ है वो मुगल काल में हुआ है। ठीक है, तो दो कालों को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, पहला गुप्त काल और दूसरा मुगल काल। ठीक है, उसके बाद हम क्लियर करेंगे विविध, यानी कि जो भी टॉपिक्स हमसे छुड़े हैं या राजवंशों का उदय, जो से राजवंश उठे हैं न्यू, उनमें फोकस करते हुए, और सबसे बाद में हम कवर करेंगे विविध। ठीक है, यानी कि जितना भी जो भी हमारा बचेगा प्राचीन प्राचीन काल में, वो सब हम लास्ट क्लास में कवर कर लेंगे विविध में। ठीक है, तो हम कल से जो स्टार्ट करते हैं, यानी थर्ड वीडियो से, तीसरी वीडियो से जो हम कवर करेंगे, तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे। तो हमारा जो कल का टॉपिक होने वाला है वो है पूरा पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, और आप सभी को जय हिंद जय भारत।